नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिलराज जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2020 में होने वाले एग्जाम के लिए। 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके सभी शिफ्टों में महत्वपूर्ण जीके जीएस को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इसी कड़ी में आज हम 28 मार्च 2016 को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में उसके जीके जीएस को देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो लाल बटन को दबा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कार्यकारी प्रमुख कहने का यह मतलब हुआ कि जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी कार्यविधि होती है भारत सरकार द्वारा, उसका प्रमुख किसे माना जाता है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को या फिर राज्यपाल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रधानमंत्री को। जी हाँ, प्रधानमंत्री भारत में कार्यकारी का प्रमुख होता है। वहीं कई अन्य देश है जैसे कि अमेरिका को आप ही देख लीजिए, वहां पे दोस्तों राष्ट्रपति का जो पद होता है वह कार्यकारी प्रमुख होता है। वहां पे सब कुछ वही होता है, वहां के प्रधानमंत्री के बारे में अधिकांशतः किसी को पता भी नहीं होता। परंतु भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से प्रमुख है, वहीं कार्यकारी दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न इसी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात कर ले तो प्रधानमंत्री दोस्तों मंत्रिपरिषद का भी प्रधान होता है। अक्सर पूछा जाता है मंत्रिपरिषद का प्रधान किसे माना जाता है। नेक्स्ट है, इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है तो अनुच्छेद 75 के तहत। जी हाँ, 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और शपथ से संबंधित बात तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। महत्वपूर्ण बात है, यह अक्सर पूछा जाता है इसे भी प्रश्न। नेक्स्ट है, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है, जी हाँ आवृत्ति जब बढ़ती है उसकी, तो तरंग दैर्ध्य पर क्या असर पड़ता है, इसमें क्या बदलाव होता है इसकी आवृत्ति बढ़ने से। तो आपको बता दें इसका एक महत्वपूर्ण बात है कि ये किसी की आवृत्ति बढ़ रही हो तो उसकी दोस्तों तरंग दैर्ध्य होगी वह घट जाएगी, और अगर आवृत्ति घट रही हो तो तरंग दैर्ध्य उसकी बढ़ जाएगी। अर्थात जब किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य घट जाएगी, एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, इससे भी बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर आपको पता होगा या फिर नहीं पता है तो देख लीजिए, यह उड़ीसा में स्थित है। बहुत ही प्रसिद्ध और इम्पोर्टेंट तीर्थ स्थल है और धार्मिक दोस्तों स्थल के बारे में है, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है कोणार्क मंदिर को। उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था दोस्तों नरसिंह देव प्रथम ने। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, याद कर लिए। और अभी तक आपको बता दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा, चार मीनार, ताजमहल और इमाद उद दौला। इनमें से ऐसा चारों में से ऐसा कौन सा स्थल है जो कि किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ऐसे ही मतलब कि तीर बनाया गया है। तो जैसे बता दें आपको, बीबी का जो मकबरा है सबसे पहला बात करते हैं, यह दोस्तों एक स्मारक ही है जिसे बनवाया था औरंगाबाद में है और औरंगजेब ने बनवाया था इसको। तो यह भी दोस्तों मृत व्यक्ति का स्मारक है। और ताजमहल के बारे में आपको पता होगा, शाहजहां ने बनवाया था, अपनी बेगम की याद में करवाया था, आगरा में स्थित है। और दोस्तों इमाद उद दौला भी एक स्मारक ही है। इसका महत्वपूर्ण और सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार मीनार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चार मीनार जो कि किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है इन प्रश्नों में। नेक्स्ट है दोस्तों, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। जी हाँ, सम्राट अशोक जो थे किसके उत्तराधिकारी थे, किसके बाद वो शासक बने थे। तो सम्राट अशोक बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के थे या बिंदुसार के थे या सुसीम के थे या दशरथ के थे। तो आपको बता दें बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, बिंदुसार जो थे उसके उत्तराधिकारी सम्राट अशोक थे। यह प्रश्न भी बार बार देखने को मिलता है हिस्ट्री सेक्शन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सम्राट अशोक के बारे में। बहुत ही महान शासक थे दोस्तों भारत के, इसलिए इससे संबंधित बहुत ही प्रश्न आते हैं। और इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बात कर ले हम कि बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अमित्र घात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है और यह प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है रेलवे द्वारा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है तो बिंदुसार को। नेक्स्ट है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक थे। और मेगा अस्तनीज चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों बृहद्रथ। जी हाँ, बृहद्रथ था तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इससे बिंदुसार को मित्र घात भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित जो भी दिया हुआ है प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉइड्स और इक्विनाडर्म्स, एनेलिड्स, इसमें से ऐसा कौन सा है जो एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है दोस्तों? तो आपको बता दें प्रोटोजोआ। जी हाँ, प्रोटोजोआ जो है दोस्तों यह एक कोशिकीय जीव का ही उदाहरण है। और आपको बता दें प्रोटोजोआ के जीव द्रव्य में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन, आप लोग यह प्रश्न परिचित होंगे इस प्रश्न से, बार बार यह पूछा जाता है, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यह अक्सर पूछा जाता है पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है या इसका आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नहीं है, क्योंकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। इसका दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो, क्योंकि दोनों नाम में अलेक्जेंडर था, इसलिए कंफ्यूजन की बात नहीं रहेगी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार किया गया था। ग्राहम बेल जो कि टेलीफोन के आविष्कारक हैं। और आपको बता दें दोस्तों पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी वह सन 1928 ईस्वी में किया गया था इसका खोज। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है तो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1949, 1951, 1952, 1953। कब किया गया था भारतीय संविधान में पहला संशोधन? तो सबसे पहला ऑप्शन तो गलत होगा, 1949 में होगा नहीं, क्योंकि 1950 में संविधान लागू ही हुआ था, तो संशोधन तो उसके बाद ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। जी हाँ, 1950 में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी को, और जस्ट एक साल के बाद 1951 में दोस्तों पहला संविधान संशोधन किया गया था। और इसके बारे में जो कि पूछा जाता है बार बार, 1951 के संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया संविधान में? तो 1951 में संशोधन करके, और पहले संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हो गया? संविधान दिवस भी इसको मनाया जाता है, ये कह सकते हैं, या कब निर्माण पूरा हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। वहीं लागू किया गया था संविधान को हमारे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, जिसे हम लोग दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और संशोधन की बात आई है तो आपको बता दें संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया भारत के संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न है कुचिपुड़ी। जी हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नृत्य के रूप में या कला एवं साहित्य के रूप में बराबर पूछा जाता है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ था? तो आपको बता दें दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था प्रारंभ वो आंध्र प्रदेश से हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य शैली का दोस्तों सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। और आपको एक और बात बता दें, यह एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, शास्त्रीय नृत्य। और इसके दोस्तों लक्ष्मी नारायण शास्त्री तथा यामिनी कृष्ण मूर्ति ये उसके महत्वपूर्ण और मुख्य कलाकार हैं। आपको दोस्तों बता दें इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो आए आपको अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट है, किसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को? जी हाँ, बंगाल का शोक, जो कि बंगाल में बहुत मात्रा में काफी तबाही लाता है, उसी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कौन सा नदी? क्या ब्रह्मपुत्र है, या हुगली है, या भागीरथी है, दामोदर? हो सकता है इससे आप लोग परिचित होंगे क्योंकि यह प्रश्न बार बार भी रिपीटेड है। तो इसका दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। साथ ही एक बार और बता दें कि बंगाल सटे बिहार है, तो बिहार का शोक दोस्तों कोसी नदी को कहा जाता है। जी हाँ, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर को बंगाल का। और दामोदर नदी आती कहाँ से, निकलती कहाँ से? दोस्तों दामोदर नदी झारखंड से निकलती है, जहाँ छोटू नागपुर का पठार भी है। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इसी नदी पर बनी थी, जिसे दामोदर नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना यह है भारत का। नेक्स्ट प्रश्न, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग बताइए थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था, या कोपरनिकस ने, या आइजैक न्यूटन ने, या जी केपलर ने? चारों में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें थर्मोस्कोप का आविष्कार सबसे पहले बता दें 1953 ईस्वी में किया गया, 1593 ईस्वी में किया गया था। और इसका आविष्कार उस वक्त गैलीलियो गैलीली ने किया था। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप जो कि बहुत ही बड़े सम्राट और बहुत ही दोस्तों प्रभावशाली सम्राट थे, इनके जो घोड़ा था जो कि बहुत ही प्रचलित इसके बारे में भी है, उसका नाम क्या था? दोस्तों सुने होंगे आप लोग, कंफर्म याद होगा, चेतक। जी हाँ, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था और वे मेवाड़ के शासक थे। और उन्होंने 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के साथ लड़ा था।
कौन दोस्तों? महाराणा प्रताप जी, और उनके घोड़े का नाम चेतक था। नेक्स्ट प्रश्न है कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों यह प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कोई भी एग्जाम हो भारत सरकार का अक्सर पूछा जाता है, या कोई भी एग्जाम हो। यह सीटेट का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, सीटेट के बारे में आप लोग जानते होंगे। इसमें तो यह दोस्तों हर साल एक इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, हर साल। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? टेनिस से है, या तैराकी से है, या व्यायाम से, या भार उठाना? तो बता दें भार उठाने से संबंधित दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी है, उसी खेल से इसका संबंधित है, जिसे भारोत्तोलन भी कहा जाता है, वेट लिफ्टिंग। इसके बारे में है महत्वपूर्ण तथ्य क्यों पूछा जाता है, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी जो है तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और दोस्तों अभी जो वर्तमान में मीराबाई चानू है, उनका संबंध भी भारोत्तोलन इसी खेल से है। नेक्स्ट प्रश्न है रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट, काला कानून, आप लोग 9th 10th की किताब में देखे होंगे, पढ़े होंगे, अक्सर पूछा जाता है। काला कानून जिसे रॉलेट एक्ट जो था वह कब पारित किया गया था? तो 1919, 21, 23, 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था। बहुत ही दोस्तों इसका विरोध हुआ था भारत में, और 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। जी हाँ, 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था, और यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत में थे दोस्तों, उसके शासनकाल में यह लागू किया गया था। और इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों 19 मार्च को यह लागू किया गया था, और इसी के विरोध में दोस्तों एक गुप्त सभा बैसाखी मेले के दिन जलियांवाला बाग में चल रही थी। वहीं पर इसकी सूचना जनरल डायर को मिल गई, और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, और इसमें बहुत ही नरसंहार हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड, बाग हत्याकांड हुआ था। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे चंद्रमा के चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 2, लूना 10, लूना अपोलो 10 और अपोलो 11। इनमें से कौन सा है जो कि चंद्रमा का चक्कर लगाया था? सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला जो उपग्रह था वह लूना 10 था। जी हाँ दोस्तों, लूना 10, लूना 10, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और आपको इससे रिलेटेड और बता दें कि चंद्रमा पर जो कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि अपोलो 11 की सहायता से चंद्रमा पर, चांद की सतह पर गए थे। और इसी के साथ चंद्रमा अंतरिक्ष में जाने वाले एक सबसे पहला जो था जीव वह कुत्ता था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम लाइका था। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? जी हाँ, थार रेगिस्तान जो कि पाकिस्तान से लेकर और भारत के राजस्थान से लेकर पाकिस्तान तक फैला हुआ है, उसको क्या कहा जाता है पाकिस्तान में? गोबी, चोलिस्तान, सुक्कुर या मीरपुर? इनमें से क्या नाम है दोस्तों पाकिस्तान में, उसको क्या कहा जाता है? तो आपको बता दें चोलिस्तान। जी हाँ दोस्तों, चोलिस्तान कहा जाता है थार रेगिस्तान को पाकिस्तान में। तो इसका चोलिस्तान सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। इससे रिलेटेड और एक बात बता दें आपको कि लूनी नदी जो कि थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है, वह मतलब कि वहाँ पर इतना है कि वह आती है और कहाँ चली जाती है, वो नदी लुप्त हो जाती है। उसका गोबी रेगिस्तान चीन में स्थित है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। और सहारा रेगिस्तान स्थित कहाँ है? तो उत्तरी अफ्रीका में यह स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्राचीन काल के जानवरों, पौधे और अन्य जीव के संरक्षित अवशेषों के चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, औषधि विज्ञान। दोस्तों प्राचीन काल के जानवर, पौधे और अन्य जीव के अवशेषों के अध्ययन दोस्तों जीवाश्म विज्ञान ही कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? मार्स गैस दोस्तों, मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बात, प्राकृतिक गैस जिसे कि एलपीजी हम लोग कहते हैं, घर में खाना बनाने में प्रयुक्त सिलेंडर जो होता है उसमें एलपीजी में दोस्तों मेन जो होता है उसमें मीथेन होता है, जो कि लगभग 80% पाया जाता है। और साथ ही वायुमंडल में दोस्तों बता दें कि टोटल अक्रिय जो भी गैस है वो 6 हैं, जिसे अक्रिय गैस को दोस्तों अक्सर बल्ब में भरने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिक्स, ब्रिक्स दोस्तों तो इसमें टोटल 5 देश सम्मिलित है, और 5 में दोस्तों बी से सबसे पहले बता दें, बी से दोस्तों पहला है ब्राजील, आर से दोस्तों रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ये पांचों देश दोस्तों इसी के नाम में ही छुपा हुआ है, ब्रिक्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं BRICS, ब्रिक्स। बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना,
एस साउथ अफ्रीका। दोस्तों ये 5 देश ब्रिक्स में सम्मिलित है, इसके दोस्तों संगठन को ब्रिक्स कहा जाता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बी से किस देश को परिचित करता है, तो बी से ब्राजील हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी के बारे में दोस्तों रिलेटेड एक और टॉपिक है। इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में किया गया था और सभी देशों के नाम क्रम से यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। अगर कोई प्रॉब्लम आए पीडीएफ डाउनलोड करने में तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां, अब धमनियां किसे कहा जाता है? अक्सर इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन रहती है, विद्यार्थी गलती मार के आते हैं। आखिर धमनियां जो में तो रक्त होती है, शिरा में भी रक्त होता है। धमनियां में किस प्रकार का रक्त होता है, शिरा में किस प्रकार का रक्त होता है? तो आपको बता दें, धमनियां में दोस्तों ऑक्सीजन जो कि भरी होती है ऑक्सीजन से, तो इसमें दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से। जी हाँ दोस्तों, उसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होती है धमनिया में, और सीरा में दोस्तों ऑक्सीजन युक्त नहीं होती। याद करने का सबसे आसान ट्रिक आपको बता देते हैं। सीरा, जी हाँ दोस्तों, तालाबे स हर्षिका सी अरा सीरा, सीरा में शुद्ध रक्त नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, एकदम आसान ट्रिक। सीरा में शुद्ध रक्त नहीं होती है, 100 नहीं मिलेगा। सीरा में शुद्ध रक्त नहीं होती है तो शुद्ध रक्त होती क्या है? तो धमनिया में शुद्ध रक्त होती है और सीरा में अशुद्ध रक्त होती है। शुद्ध का कहने का मतलब हुआ उसमें ऑक्सीजन युक्त होता है। तो दोस्तों इसके देखिए, हृदय से शरीर की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, जिसमें कि हृदय से शरीर, हृदय में फिल्टर होकर शरीर के अन्य भाग में जाता है, उसको धमनी। शरीर से हृदय में आता है उसको सीरा कहते हैं, और सीरा में शुद्ध रक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का आकार कैसा है? जी हाँ, पृथ्वी का आखिर आकार कैसा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। पृथ्वी का आकार कैसा है? पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोल या चपटा गोल है? तो आपको बता दें इसका सही आंसर होगा चपटा गोल। जी हाँ, पृथ्वी का आकार चपटा गोलाकार है और ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। जी हाँ, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जी हाँ, पृथ्वी शुक्र को जुड़वा बहन कहा भी क्यों जाता है? क्योंकि आकार एवं बनावट में लगभग समान है। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकांशतः मात्रा यहाँ पे पानी है जो कि अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में दोस्तों वास्को डी गामा भारत आए थे और समुद्री मार्ग की खोज किए थे। और ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। और अमेरिका की खोज दोस्तों कोलंबस ने 1492 यहाँ पर होगा दोस्तों, 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा? जी हाँ, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? हम लोगों ने देखा कि हमारे पृथ्वी ग्रह के सिर्फ एक चंद्रमा है, जबकि मंगल ग्रह के कितने हैं? तो मंगल ग्रह के दोस्तों चंद्रमा हो गए टोटल 2। जी हाँ, 2 चंद्रमा है मंगल ग्रह के टोटल, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण वहाँ आयरन ऑक्साइड अत्यधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है, बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। और शनि ग्रह के दोस्तों चारों तरफ एक वलयाकार पाया जाता है। जी हाँ, ग्रह के चारों तरफ एक वलयाकार पाया जाता है जो कि शनि ग्रह के चारों तरफ होता है। नेक्स्ट है, 2014 में किस लोकसभा का चुनाव हुआ था? 16वां, 19वां, 14वां और 23वां। 2014 में दोस्तों आपको बात करते हैं 16वां लोकसभा का चुनाव हुआ था। और उसके बाद दोस्तों 2019, जी हाँ अभी जो पूछ सकता है 2019 में कितने नंबर का लोकसभा चुनाव हुआ था? दोस्तों 17वां लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था। और आपको बता दें दोस्तों 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव हुआ, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। और फिलहाल 2019 में भी वही बने। तो इस प्रकार दोस्तों नरेंद्र मोदी 2 बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री अभी बने और अभी हैं। नेक्स्ट है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है या कहाँ है? दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर अमृतसर, श्रीलंका या इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दाम्बुला का जो स्वर्ण मंदिर है वह श्रीलंका में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और स्वर्ण मंदिर की बात करें सीधे पूछेगा तो अमृतसर में हो, जिसका निर्माण गुरु अर्जुन देव द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। किस राज्य में बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले स्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में बौद्ध गुफाओं के लिए जो कार्ले है स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, करो या मरो का नारा। तो सीधे आपको इसका आंसर बताते हैं हम दोस्तों। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और यह 1942 में दोस्तों जो क्रांति हुई थी भारत छोड़ो उसके दौरान दिया गया था।
नीचे लिखा हुआ है करो या मरो का नारा सुबह महात्मा गांधी ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिए थे। नेक्स्ट है हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है। लेंस किस प्रकार काम करता है हमारी आंखों में। आंख को ढकने का या मस्तिष्क की छवियों को संदेश भेजने का, फोकस दूरी को बदलने का, चोट से सुरक्षा करने का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंख का क्या कार्य होता है। तो आंख का मुख्य रूप से दोस्तों कार्य होता है मानव के शरीर में कि फोकस दूरी को यह बदले और एक प्रकार के लेंस का काम करते हैं। सही आंसर हो जाएगा अब सी। अब दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, यह भी याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जी हाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। तो यह भी इसके याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है। तो देशों की संख्या टोटल 22 है। नेक्स्ट है इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसे कंगारू का देश भी कहा जाता है। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि याद करने योग्य है। नेक्स्ट है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व जो क्षय रोग दिवस है वह मनाया जाता है 28 मार्च, 24 मार्च, 24 में, 28 में। इसमें से क्या होगा। तो दोस्तों 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाती है। तो नेक्स्ट सही इसका बताते हैं सीधे हाइड्रोजन के साथ दोस्तों इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न थे 2016 में 28 मार्च को हुए एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और महत्वपूर्ण तथ्य के साथ भी बताया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा ताकि जो भी आए सभी शिफ्ट का हम लोग करने वाले हैं एनालिसिस और सभी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। धन्यवाद।